एबीपी 24 इस वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये एक भविष्यवादी परियोजना है जो लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। ये आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा, पाइपलाइन का काम जब शुरू होगा तो करोड़ों रुपयों का विदेश खर्च बचेगा। भारत के विकास के निर्माण की दिशा में जितना काम इस समय हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस विकास के दौर का हिस्सा हैं। ये पाइपलाइनें जिन शहरों से गुजरेंगी वहां व्यवसाय और औद्योगिक इकाइयों की प्राकृतिक गैस की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण भी कम होगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। इतना ही नहीं, इससे 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अनेक शहरों में गैस सिस्टम का माध्यम बनेगी। मंगलुरु केमिकल को ऊर्जा देकर खाद बनाने में सहायता भी मिलेगी। रिफाइनरी को स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा। दोनों राज्यों में प्रदूषण कम होगा और यदि प्रदूषण कम होगा तो टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। इस प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें आई, लेकिन हमारे राज्य सरकारों, मजदूरों, इंजीनियरों और किसानों के सहयोग से ये काम पूर्ण हुआ। उद्घाटन के शुभ अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों को 41 दिन हो गए हैं। किसान कड़ाके की ठंड झेलते हुए अपनी मांगों पर अडिग है। इंसाफ पाने की इस लड़ाई में किसानों के साथ न सिर्फ भारत के नागरिक बल्कि विदेश के नागरिक भी सामने आए हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक आयोजित की गई थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार ने किसानों को अगली तारीख थमा दी है। अब अगली बैठक 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन के चलते 50 किसानों की जान जा चुकी है। कल हुई किसान संगठनों और सरकार की वार्ता के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मुद्दे पर सुनवाई हो सकती है। आज किसान संगठन बैठक करके आंदोलन की आगे की रणनीति बनाएंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। आंदोलन में मृत किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार को वार्ता शुरू हुई थी। किसानों की पहली मांग थी एमएसपी की लिखित गारंटी, दूसरी एपीएमसी सिस्टम, तीसरी बिजली, चौथा पराली, पांचवा मंडी में समान कर, छठी नए विकल्प के साथ मंडी सिस्टम की बहाली, सातवीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े विवाद, एसडीएम के साथ साथ अदालतों में निपटारे का अधिकार, 8वीं कॉर्पोरेट का डर और आशंका दूर करने का भरोसा, जिस पर सरकार एमएसपी पर लिखित में गारंटी और संशोधन को तैयार हो गई है। लेकिन एमएसपी और 3 कानूनों पर फिर कमेटी का प्रस्ताव आंदोलनकारी किसान संगठन कमेटी पर राजी नहीं है। सरकार ने अगली बैठक की सहमति पर विचार करने के साथ साथ गतिरोध खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय किसान यूनियन के डकौंदा के बूटा सिंह बुर्जगिल ने सरकार पर कॉर्पोरेट हितैषी होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, कोरोना काल भारत के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा। लॉकडाउन के समय लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने इस संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए और बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए अब भारत तैयार है। चेन्नई के श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के दिशा समारोह में केंद्रीय मंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, लॉकडाउन के समय रणनीतिक सोच और विचारपूर्ण नेतृत्व अहम था। सामाजिक प्रतिबद्धता की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता रही। इस मुश्किल दौर में चिकित्सकों ने समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री श्रीलंका 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री इस दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ आयामी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना और अपनी यात्रा के दौरान भारतीय मछुआरों को रिहा कराने का मुद्दा भी उठाना है। भारतीय मछुआरों को पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें रिहा कराने का मुद्दा भी विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे के समय उठा सकते हैं। विदेश मंत्री की पिछली 2 महीनों में हुई यह दूसरी हाई प्रोफाइल यात्रा है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल मालदीव और श्रीलंका के साथ समुद्री सहयोग और सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय बातचीत नवंबर के महीने में कोलंबो में की गई थी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के समर्थन में पूर्व IAS, ICP जज और शिक्षाविद आए हैं। 224 पूर्व नौकरशाहों और जजों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस कानून के जरिए महिलाओं की गरिमा को सुरक्षा मिलने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने इसे सभी धर्म जाति पर लागू किए जाने की मांग की है। 5 दिन पहले 104 पूर्व नौकरशाहों ने यूपी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस धर्मांतरण कानून को रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद अब 224 पूर्व अफसरों का ये पत्र उसी का जवाब माना जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में ये पत्र लिखा गया और इसका समर्थन किया गया। चिट्ठी में कहा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संविधान की सीख देना गलत है और हम सभी राज्यों से अपील करते हैं कि वो जनता के हित में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए इस तरह के कानून लाएं। ये कानून धर्म और जाति छुपाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कारगर साबित होगा। इस पत्र पर पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल, हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव धर्मवीर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन, पूर्व राजदूत लक्ष्मीपुरी और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित समेत अन्य पूर्व अफसरों ने दस्तखत किए हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में 252 कौवों की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। केरल के पक्षियों की रहस्यमयी ढंग से मौत के कारण वहां पे आतंक छाया हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में पौंग बांध अभ्यारण्य में बीते एक हफ्ते में 1800 प्रवासी पक्षियों की जान जा चुकी है। कल 505 पक्षी मृत पाए गए हैं। भोपाल और बरेली से आए सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने देहरा, जवाली, इंदौर और फतेहपुर उपमंडल में चिकन, अंडा, मछली समेत पोल्ट्री उत्पादों को बेचने पर रोक लगा दी है। पौंग बांध और उससे सटे क्षेत्रों में पशुओं को छोड़ने और खेतीबाड़ी जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधों के नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। केरल के कोट्टयम और अलपुझा में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद इन क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों, बतखों और अन्य पालतू पक्षियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केरल में 12,000 बतखों की मौत और 36,000 मारे जाएंगे। केरल में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजू ने बताया, जिलों में बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए 50,000 बतखों को मारा जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में मृत पाए गए कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अमित मालाकर ने बताया, अब तक 150 कौवों की मौत हो चुकी है। जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भारत में 2 स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली थी, जिसमें से एक भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन, दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिलने पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे, जिस पर भारत बायोटेक के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण इल्ला ने आग्रह करते हुए कहा, हम इस आलोचना के हकदार नहीं हैं, हमें अनुभवहीन कहकर हमारा अपमान न करें। हमने कई टीकों का निर्माण किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कृष्णा ने कहा, हमें 200% ईमानदार नैतिक परीक्षण किए हैं और फिर भी लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। यदि मैं गलत हूँ तो हमें बताएं। कुछ कंपनियों ने हमारे टीके को पानी की तरह बताया है। मैं इससे इनकार करना चाहता हूँ। हम वैज्ञानिक हैं, हमारी वैक्सीन बैकअप नहीं है।
कुछ लोग वैक्सीन का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रणदीप गुलेरिया ने कोवैक्सीन पर कहा था कि कोवैक्सीन और अन्य वैक्सीन बैकअप के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर कृष्णा ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये वैक्सीन बैकअप नहीं है। इस तरह के बयान देने से पहले लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने भारत की कोरोना वैक्सीन की सराहना की है। इस महामारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न फैसलों से संक्रमण नियंत्रण में बना रहा। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता के रूप में सामने आया है। कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के अपने संकल्प को भारत ने पूर्ण किया है, इसकी प्रशंसा टेड्रोस एडनॉम ने की। टेड्रोस ने ट्वीट के जरिए कहा, भारत महामारी को खत्म करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। भारत के अथक नियंत्रण कदम से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक के तौर पर सामने आया है। अगर हम पूरी तरह से मिलकर काम करें तो प्रभावी वैक्सीन के इस्तेमाल से हर जगह सबसे कमजोर लोगों को बचाने का लक्ष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेड्रोस ने भारत के प्रधानमंत्री की सराहना की। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बदौलत भारत के पास दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक मात्रा में वैक्सीन निर्माण करने की क्षमता है। भारत बायोटेक के साथ साथ एस्ट्राजेनेका, नोवैक्स और कमाले रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैक्सीन के बड़े पैमाने पर भारत वैक्सीन का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। भारत में घरेलू टीकाकरण अभियान भी प्रारंभ होने जा रहा है। भारत घरेलू स्तर पर टीकाकरण अभियान प्रारंभ करने जा रहा है। भारत में सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में दिन पर दिन गिरावट आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,375 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 201 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। 29,091 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। इस महामारी से अपने जान गंवाने वाले लोगोों का आंकड़ा लगभग 1,49,000 को, तो वहीं लगभग 99 लाख लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,31,036 है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार से वार्ता करके अमेरिकी विदेश नीति के बारे में चर्चा की। प्रशासन का लक्ष्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ अमेरिका ट्रेड वॉर को समाप्त करना है। गौरतलब है कि ब्रिटेन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति पर उन्होंने कहा, वॉशिंगटन बीजिंग को एक गंभीर रणनीति प्रतियोगी के रूप में मान्यता देता है। अमेरिका और चीन के लिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, अमेरिका और चीन के आर्थिक मतभेदों को दूर करना हमारा लक्ष्य है, जो मौजूदा समय में व्यापक है, ताकि हम द्विपक्षीय व्यापार युद्ध को समाप्त कर सके। हम उन मुद्दों पर एक साझा एजेंडा विकसित करेंगे जहां हम चीन के बारे में गहरी चिंता साझा करते हैं, जिसमें चीन की व्यापार नीति और प्रौद्योगिकी के साथ साथ उनकी सैन्य आक्रामकता भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।